18 दिसंबर 1961 सुबह के 7 बजे हर रोज की तरह गोवा रेडियो में अनाउंसमेंट होता है। ये पुर्तगाल है और आप सुन रहे हैं रेडियो गोवा। गोवा के लोगों ने अपने दिन की शुरुआत ही की थी कि अचानक आसमान में इंडियन एयरफोर्स के हंटर जेट्स को देखकर वो दंग रह गए। इन फाइटर जेट्स ने डेबुलिन रनवे पर एक के बाद एक करीब 63 बम गिराए और रनवे को तहस नहस करके रख दिया। आधे घंटे बाद फिर कुछ फाइटर जेट्स आए और 48,000 पाउंड बम गिराए, लेकिन रनवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था कि इसे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए 11:40 पर एयरफोर्स ने फिर से अटैक किया। वहीं नॉर्थ में सावंतवाड़ी, साउथ में कारवार और ईस्ट में बेलगांव से इंडियन आर्मी ने जमीन के रास्ते गोवा में एंटर किया। अब हालात ये थे कि गोवा की सड़कों पर आर्मी मार्च कर रही थी और आसमान में फाइटर जेट्स घूम रहे थे कि तभी इन फाइटर जेट्स से लोगों के घरों में पर्चे बरसने लगते हैं। इन पर्चों पर गोवा की जनता के लिए एक मैसेज था जिसमें लिखा था, आप शांत और बहादुर बने रहिए, अपनी आजादी पर खुश होइए और उसे मजबूत करिए। ये पर्चे पढ़कर गोवा के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि 14 साल बाद आखिरकार भारत उन्हें पुर्तगाल से आजाद करवाने के लिए आ ही गया था। वो इंडियन सोल्जर्स की मदद के लिए आगे आए और हर उस जगह के बारे में बताया जहां पुर्तगालियों ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं। भारत की सेना को रोकने के लिए पुर्तगालियों ने सारे पुल उड़ा दिए। तब जवानों ने तैरकर नदी पार की और बहुत ही तेजी से गोवा की कैपिटल सिटी पंजिम पहुंच गए। करीब 36 घंटों तक पुर्तगीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच जंग होती है और आखिरकार पुर्तगीज आर्मी को सरेंडर करना पड़ता है। इस तरह 19 दिसंबर 1961 को गोवा आजाद हो जाता है। आज गोवा फेमस है अपने खूबसूरत बीच और पार्टी कल्चर के लिए, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि पुर्तगालियों के आने से पहले इसे दक्षिण का काशी कहा जाता था। यहाँ बहुत से मंदिर थे, लोग खेती किया करते थे और जिंदगी सुकून भरी थी। लेकिन जब पुर्तगाली यहाँ आए तो उन्होंने गोवा के लोगों को कैथोलिक बनने के लिए उतना ही टॉर्चर किया जितना कि इस्लाम अपनाने के लिए मुगलों ने किया था। उन्होंने मंदिर तोड़े, लोगों के घर छीने, पैसा लूटा, हाथ कटवाए, यहाँ तक कि जिंदा तक जला दिया। कहा जाता है कि पुर्तगीज के 400 सालों का राज अंग्रेजों से भी बदतर था। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट शावनी शेट्टी ने अपने कई पॉडकास्ट में द गोवा इंक्विजिशन बुक के रेफरेंस से गोवा में उस दौर की कहानी को बयां किया है। लेकिन सवाल ये आता है कि पुर्तगालियों के पास गोवा आया कैसे? क्यों 1947 में भारत के साथ गोवा को आजादी नहीं मिली और कैसे एक बीमार शख्स ने गोवा को आजाद करवाया? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस दौर में जब यूरोप के लोग भारत की तलाश में निकले थे। इतिहास बताता है कि सदियों पहले मिडिल ईस्ट के ट्रेडर भारत से काली मिर्च और दालचीनी जैसे मसाले खरीदकर यूरोप में बेचा करते थे। यूरोप में इन मसालों की जबरदस्त डिमांड थी। यूरोपियंस इतना तो जानते थे कि ये मसाले भारत से आते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भारत है कहां। सदियों बाद जब मिडिल ईस्ट से उनके रिश्तों में दरार आई तो मसालों का ट्रेड भी कम हो गया। तब यूरोप के लोगों ने सोचा कि वो खुद भारत की खोज करेंगे। कोलंबस जैसे बहुत सारे सेलर भारत की तलाश में निकले, लेकिन कामयाबी मिली वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा पुर्तगाल की साइनस सिटी से यहाँ आया था। भारत को खोजने में उसे जो कामयाबी मिली, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भी उसका पुर्तगाली होना ही था। पुर्तगाल के मैप को देखें तो पता चलता है कि ये देश समंदर से एक बहुत लंबी बाउंड्री शेयर करता है। इसीलिए यहाँ के लोग मैरीटाइम ट्रेड और नेवी को मैनेज करने में माहिर होते थे। भारत आकर इन्होंने समुद्री इलाकों पर बने पोर्ट्स पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कोचीन, कालीकट और साउथ इंडिया के ताकतवर राजाओं के आगे इनका एक्सपोर्ट बिजनेस कर पाना आसान नहीं था। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया और किस्मत ने इन्हें गोवा का रास्ता दिखाया। हुआ यूं कि 1498 में गोवा पर बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह का राज था। गोवा के लोग आदिल शाही से नाखुश थे। तब वहां के एक लोकल लीडर तिमैया को यह पता चला कि पुर्तगाल के कुछ लोग आए हैं जिनके पास तोपे हैं। उन्हें अपने बिजनेस को सेटल करने के लिए कोस्टल एरिया की भी तलाश है। उन्होंने पुर्तगालियों से बात की और ये तय हुआ
कि पुर्तगीज उनके लिए आदिल शाह की सेना से लड़ेंगे और बदले में वो गोवा के पोर्ट पर अपना एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकेंगे। पुर्तगाली मान गए और वो गोवा आए। गोवा आकर उन्होंने देखा कि यहाँ का कोस्टल एरिया मिडिल ईस्ट के पास था, यहाँ से गुजरात जाना आसान था, महाराष्ट्र और डेक्कन भी पास में ही थे। इस कारण उनके मन में गोवा पर कब्जा करने का लालच आ गया। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में बीजापुर के सुल्तान का भी देहांत हो गया था। आदिल शाही को कमजोर पाकर पुर्तगालियों ने उन पर हमला कर दिया और गोवा को आजाद करा लिया। गोवा के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन ये खुशी तब गायब हो गई जब उन्हें पता चला कि पुर्तगाली अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। पुर्तगालियों ने तिमैया और उनके परिवार को भी मार डाला और ये ऐलान किया कि आज से गोवा पुर्तगाल का हिस्सा है। इतिहास बताता है कि ये वो दौर था जब गोवा की ज्यादातर आबादी हिंदू थी और हर परिवार के अपने कुल देवी देवता थे। इसी वजह से यहाँ छोटे बड़े इतने सारे मंदिर थे कि इसे साउथ का बनारस भी कहा जाता था। लेकिन यूरोपियन किंग्स ये कोशिश करते थे कि राजा और प्रजा का रिलीजन एक हो ताकि लोग राजा के खिलाफ खड़े ना हो सके। इसीलिए पुर्तगालियों ने लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके उन्हें कैथोलिक बनाना शुरू कर दिया। ये फरमान सुनकर पहले तो हिंदुओं को लगा कि जिस तरह से वो भगवान शिव और गणेश और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी तरह से मदर मैरी की भी पूजा किया करेंगे। लेकिन पुर्तगालियों ने उनके घरों से मूर्तियों को ही बाहर करवा दिया। गोवा के हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का जिम्मा यूरोप से आए बिशप्स को मिला, जिन्होंने यहाँ के लोगों के रूटीन को बहुत ही बारीकी से नोटिस करके हर एक चीज को ऑन रिकॉर्ड किया ताकि लोगों के जीवन से धर्म की जड़ों को उखाड़ा जा सके। उन्होंने सुबह नहाने पर बैन लगा दिया ताकि लोग पूजा ना कर सके। महिलाओं के बिंदी और साड़ी पहनने पर रोक लगा दी। घरों के बाहर तुलसी हटाकर क्रॉस लगवा दिया और हिंदू मंदिरों को तोड़ने के ऑर्डर पास किए, जिस वजह से लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और अपने कुल देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर पोंडा शहर आ बसे। यहीं पर उन्होंने मंदिर बनवाए, जिनमें सबसे फेमस है मंगेशी देवी मंदिर, जो लता मंगेशकर की कुल देवी हैं। कहते हैं कि शुरुआत में उनके पास गोवा के 3 परगने यानी कि सिर्फ 25% हिस्सा था, जहां पुर्तगालियों ने शुरुआत की इंक्विजिशन की। इंक्विजिशन का मतलब है जांच पड़ताल। उस दौर में क्रिश्चियनिटी के रूल्स को सही तरह से फॉलो ना करने वाले लोगों की जांच की जाती थी और उन्हें सजा दी जाती थी। गोवा में इंक्विजिशन का दौर कैसा था, इसके बारे में द गोवा इंक्विजिशन बुक में बताया गया है। सेंट जेवियर्स और उनके साथ आए कई बिशप ने पुर्तगीज किंग को लेटर्स लिखकर गोवा में इंक्विजिशन लगाने के लिए कहा, लेकिन साल 1552 में ही सेंट जेवियर्स का चाइना में देहांत हो गया। तब उनके शरीर को वापस गोवा लाया गया और 1605 में बने चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखा गया। कहते हैं कि ये आज भी उसी हालात में है जैसा कि उस वक्त था। उनके जाने के बाद गोवा में इंक्विजिशन की शुरुआत हुई। सबसे पहले ये रूल बनाया गया कि अब गोवा में सिर्फ कैथोलिक लोग ही रह सकते हैं। अगर कोई कन्वर्ट होने से मना कर देता है तो उसका घर और जमीन गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, और अगर कोई कैथोलिक बनने के बाद भी छिप छिपाकर पूजा करता है तो उसकी शिकायत करने वालों को इनाम मिलेगा और उसे मिलेगी सजा। सजा देने के लिए उन दिनों ओल्ड गोवा के चर्च के बाहर बड़े बड़े खंबे लगाए गए, जहां छिपकर पूजा करने वाले लोगों को लटकाकर सरेआम उनके हाथ काटे जाते। कुछ के नाखून और दांत निकाल दिए जाते तो कुछ पर लगातार कई बाल्टी पानी उड़ेला जाता। पुर्तगीज ने पूजा में इस्तेमाल होने वाली हर चीज को, यहाँ तक कि पान के पत्तों तक को बैन कर दिया था। कहते हैं कि माता पिता में से एक का भी अगर देहांत हो जाता तो पुर्तगीज उनके बच्चों को जबरदस्ती ऑर्फनेज भेज देते, जहां उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता। हालात ये हो गए कि ओल्ड गोवा में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया, लेकिन पुर्तगीज बड़े आराम से वहां बने आदिल शाह के महलों में रहा करते थे। इंक्विजिशन की वजह से 200 सालों के भीतर ही हिंदू माइनॉरिटी में आ गए और क्रिश्चियंस पूरे ओल्ड गोवा में फैल गए। इतिहास बताता है कि पुर्तगालियों ने गोवा की सुरक्षा के लिए कई किले बनवाए, जिनमें से एक था एग्वाड़ा किला। इस किले की दीवारों पर उस वक्त 200 से भी ज्यादा तोपें तैनात रहा करती थीं। पुर्तगालियों की नेवल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी कि समुद्री जंग में उन्हें हराना आसान नहीं था। फिर सवाल यह आता है कि उन्हें बॉम्बे, कोंकण और बाकी समुद्री इलाकों में घुसने से किसने रोका? इसका जवाब है मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी। शिवाजी की सेना जंगलों में छिपकर गुरिल्ला वॉर करने में माहिर थी और पुर्तगालियों को जंगलों से डर लगता था,
उस दौर में मराठों और पुर्तगालियों के बीच 40 से भी ज्यादा बार झड़पें हुई। कहते हैं कि शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी ने तो आधे से ज्यादा गोवा को फतेह भी कर लिया था, लेकिन इसी बीच मुगलों ने रायगढ़ पर अटैक कर दिया और रायगढ़ को बचाने के लिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। मराठों के डर से पुर्तगालियों ने बॉम्बे और कोंकण की तरफ बढ़ने की हिमाकत नहीं की। हालांकि उनसे संधि के बाद वो पूरे गोवा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। फिर आई 18वीं सदी। ओल्ड गोवा में हैजा और मलेरिया फैलने लगता है। तब पुर्तगीज पंजिम चले गए और उसे अपना नया कैपिटल बनाया। वो ओल्ड गोवा को वेला गोवा कहते थे। वेला पुर्तगीज लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है पुराना। पुर्तगीज शिप के जरिए काली मिर्च और दालचीनी यूरोप में ले जाते और उन्हें बेचते वक्त लोगों को बताते कि काली मिर्च और दालचीनी की बड़ी बड़ी माइंस होती हैं। हम उनमें जाकर गहरी खुदाई करते हैं और जान पर खेलकर इन्हें निकाल कर लाते हैं सिर्फ आपके लिए। इस झूठ के दम पर वो साधारण सी काली मिर्च के हजारों रुपए तक झटक लेते थे। हालात ये थे कि कुछ लोग तो अपने लेबर को तनख्वाह के तौर पर भी काली मिर्च दिया करते थे। कुल मिलाकर भारत में उनकी जिंदगी मजे से चल रही थी। लेकिन 20th सेंचुरी आते आते सब कुछ तेजी से बदलने लगता है। 1 फरवरी 1908 पुर्तगाल में किंग कार्लोस के बेटे मैनुअल II को नया राजा बनाया जाता है। लेकिन तभी पुर्तगाल की जनता क्रांति कर देती है और 2 सालों बाद राजशाही को उखाड़ फेंकती है। ये देख गोवा के लोगों में भी आजादी की आस जगी और उन्होंने ओ हेराल्डो नाम से एक न्यूज़पेपर निकाला। इसमें पुर्तगालियों के खिलाफ काफी कुछ लिखा गया था, जिसके बाद पुर्तगालियों ने न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग को बैन कर दिया। ये सेंसरशिप इतनी सख्त थी कि माचिस की डिब्बियों और वेडिंग कार्ड तक को चेक किया जाता था। 1930 में उन्होंने सभा और रैली करने पर भी रोक लगा दी। यही वो दौर था जब भारत के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे और लोग जय हिंद के नारे लगाते थे। लेकिन गोवा की लड़ाई को लीड करने वाला कोई नहीं था। हालात और खराब हो गए जब 1932 में एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाजार पुर्तगाल के डिक्टेटर बनते हैं। सालाजार के बारे में बताया जाता है कि वो एक प्रोफेसर से पॉलिटिशियन बने थे। उनकी शातिरी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया के दूसरे देश लड़ भिड़ रहे थे, तब उन्होंने किसी का भी साथ नहीं दिया। जंग से बाहर रहकर भी वो अमेरिका के दोस्त बन गए और बदले में उन्हें खूब सारा फंड और नेटो की मेंबरशिप भी मिल गई। सालाजार को पता था कि राज करना है तो लोगों को खुश रखना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने रिलीजियस एंगल और कन्वर्जन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गोवा को ऑफिशियल कॉलोनी का स्टेटस देकर पुर्तगाल में मिला लिया, जिससे गोवा के लोगों को बड़ा झटका लगा। 1938 में एकजुट होकर गोवा के लोगों ने गोवन कांग्रेस बनाई और 1945 तक सत्याग्रह करते रहे। लेकिन उन्हें ताकत मिली 1946 में, जब उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का साथ मिला। इस बारे में ओम प्रकाश दीपक और अरविंद मोहन ने अपनी किताब लोहिया एक जीवनी में बताया है कि एक बार राम मनोहर लोहिया बीमार पड़ गए। तब उनके दोस्त डॉक्टर जूलियाओ मेनेजेस ने उन्हें आराम करने के लिए गोवा बुलाया। लोगों को पता था कि लोहिया एक फ्रीडम फाइटर हैं, इसीलिए जैसे ही उन्हें खबर मिली कि लोहिया गोवा में हैं, लोग उनसे मिलने पहुंच गए। उन्होंने लोहिया को बताया कि कैसे पुर्तगालियों ने उनके सारे अधिकार छीन लिए हैं और जय हिंद बोलने पर भी उन्हें सालों के लिए जेल में ठूस दिया जाता है। ये सुन लोहिया ने तय किया कि गोवा की जनता के लिए वो पुर्तगालियों से लड़ेंगे। 18 जून 1946 लोहिया ने मडगांव में एक सभा बुलाई। जब पुर्तगालियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने टैक्सी वालों को मडगांव जाने से मना कर दिया। तब लोहिया घोड़ा गाड़ी से मडगांव पहुंचे। मडगांव में तेज बारिश हो रही थी। बीमार लोहिया भीगते हुए स्टेज पर पहुंचे। सामने थे 20,000 की जनता और मशीन गन लिए पुर्तगाल की आर्मी। लोहिया ने बोलना शुरू किया, लेकिन तभी पुर्तगीज आर्मी ने लाठी चार्ज कर दिया। इसके अगले दिन गांधी जी ने अपने पेपर हरिजन में एक आर्टिकल लिखकर पुर्तगीज गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया। वहीं दूसरी तरफ गोवा के लोगों को लगा कि जब वो बीमार होने के बावजूद लोहिया उनके लिए लड़ सकते हैं, तो वो खुद अपने लिए क्यों नहीं लड़ सकते। लोहिया को छुड़वाने के लिए कुछ लोगों ने मडगांव थाने को घेर लिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। माहौल गर्माता देख पुर्तगालियों ने लोहिया को गोवा से बाहर ले जाकर छोड़ दिया और उनके गोवा आने पर बैन लगा दिया। लेकिन फिर भी लोहिया ने कोशिश करना जारी रखा। उन्होंने गोवा के लोगों को समझाया कि अब उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हालांकि ऐसा नहीं था
कि गोवा के लोगों ने अपनी आजादी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। गोवा को आजाद करवाने की पहली कोशिश साल 1780 के करीब हुई थी, जिसे पिंटो कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। हुआ यूं कि कंडोलिम के एक गांव में पिंटो फैमिली रहती थी, जहां के लोग चर्च में बिशप बनते थे। लेकिन पुर्तगीज इनकी बजाय यूरोपियंस को ज्यादा तवज्जो देते थे और उन्हें चर्च के ऊंचे पदों पर बैठा देते थे। पिंटो फैमिली के लोगों ने इसका विरोध किया और जब किसी ने नहीं सुनी तो उन्होंने मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के मुताबिक इन्हें पुर्तगीज के खाने में जहर मिलाना था ताकि बाद में टीपू की आर्मी गोवा पर हमला करके उसे जीत ले। लेकिन ये प्लानिंग फेल हो गई क्योंकि उन्होंने जिस लोकल बेकर से आर्मी की ब्रेड में जहर मिलाने के लिए कहा था, उसने ही पुर्तगालियों को जाकर सब कुछ सच सच बता दिया। पुर्तगालियों ने नजीर पेश करने के लिए 15 लोगों को सरेआम मौत की सजा दे दी, जिसके बाद किसी की आवाज उठाने की हिम्मत तक नहीं हुई। इधर 1947 में भारत आजाद हो गया, जिसके बाद सरदार पटेल रियासतों को भारत में मिलाने के काम में जुट गए और नेहरू सत्ता संभालने के। लोहिया गोवा की आजादी की लगातार कोशिशें करते रहे, लेकिन उन्हें गांधी जी के अलावा और किसी का साथ नहीं मिला। कहते हैं कि गोवा के बारे में नेहरू को एक तरह से मेंटल ब्लॉक था। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में खुद कहा था कि गोवा भारत के गाल पर एक फुंसी की तरह है, जिसे अंग्रेजों के जाते ही आसानी से मसलकर हटाया जा सकता है। लेकिन नेहरू जितना सोच रहे थे, ये उतना आसान नहीं था। इसका पता उन्हें तब चला जब उन्होंने सालाजार से इस बारे में बात की। सालाजार ने उन्हें साफ कहा कि गोवा हमारा हिस्सा है, कोई दान या तोहफे में देने की चीज नहीं है। सालाजार की इस बेरुखी से नेहरू हैरान रह गए। वो पुर्तगाल के खिलाफ यूएन गए, लेकिन पुर्तगाल को अमेरिका का साथ था, इसीलिए कोई कुछ नहीं कर सका। जब इंटरनेशनल लेवल पर यह सब कुछ चल ही रहा था, उसी दौर में गोवा के स्कूलों में टीचर्स की भर्ती होती है। बॉम्बे और कोंकण से बहुत सारे मराठी टीचर सिलेक्शन के बाद गोवा के स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं। लेकिन वहां जाकर जब उन्होंने पुर्तगालियों के जुल्मों सितम को देखा तो बहुत से टीचर क्रांतिकारी बन गए। पुर्तगाली इन्हें रोकने के लिए कभी जेल में डालते तो कभी सरेआम पिटाई करते। ये नजारा देख वहां के बच्चों के मन में पुर्तगाली सरकार के खिलाफ नफरत पैदा होने लगी। अब हालात ये हो गए कि गोवा के अंदर भी विद्रोह हो रहा था और बाहर भी, क्योंकि भारत के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ये चाहते थे कि गोवा को भी आजादी मिले। इसीलिए वो गोवा को आजाद कराने के लिए हर दिन आंदोलन करते। जनसंघ के नेता जगन्नाथ राव ने 3000 लोगों के साथ गोवा में घुसने की कोशिश की। दौरान हुए लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए और कुछ लोगों पर गोलियां भी चलाई गई। वहीं 1955 में कम्युनिस्ट पार्टी ने देश भर के कार्यकर्ताओं की टुकड़ियों को गोवा भेजना शुरू कर दिया। जत्थे के जत्थे गोवा में जाने लगे, जिसके नतीजे में कई बार गोलियां भी चली और हजारों लोगों को जेल भी जाना पड़ा। 1954 में जब फ्रेंच पौंडीचेरी छोड़कर चले गए, तब नेहरू पर गोवा को घर लाने का प्रेशर और बढ़ने लगा। नेहरू सही मौके के इंतजार में थे और यह मौका उन्हें मिला 1961 में, क्योंकि उस साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने जॉन एफ कैनेडी, जिनकी नेहरू से अच्छी दोस्ती थी और भारत के प्रति उनका रवैया नरम था। वहीं दूसरी तरफ पुर्तगाल में सालाजार की पॉपुलैरिटी लगातार घटती जा रही थी। इधर भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंध पहले ही खत्म हो चुके थे। भारत गोवा में आर्मी भेजने की तैयारी कर रहा था कि नवंबर के महीने में पुर्तगालियों ने गोवा के पास कुछ भारतीय मछुआरों पर गोली चला दी। भारत ने इसे पुर्तगाल के हमले के तौर पर देखा। नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर केवी कृष्ण मेनन ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग की और सेना को गोवा में घुसने का ऑर्डर दे दिया। जब सालाजार को पता लगा तो उन्होंने इंडिया नाम का अपना एक शिप गोवा भेजा ताकि गोवा में रहने वाले पुर्तगीज के बीवी बच्चों और बैंकों में जमा सोने को लिस्बन ले जाया जा सके। इस शिप में 380 लोग आ सकते थे, लेकिन पुर्तगीज ने 700 लोगों को भर दिया, क्योंकि गोवा में रहने वाले पुर्तगीज ऑफिसर हालातों से वाकिफ थे। लेकिन सालाजार की आर्मी को लग रहा था कि अमेरिका भारत को रोक ही लेगा। अमेरिका ने कोशिश भी की, लेकिन भारत के डिफेंस मिनिस्टर मेनन ने यह झूठ कह दिया कि इंडियन आर्मी गोवा में घुस चुकी है और अब उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता। 17 दिसंबर 1961 जमीन से आर्मी, समंदर से नेवी और आसमान से एयरफोर्स के जवान गोवा में एंटर करते हैं। सामने थी पुर्तगीज आर्मी, लेकिन भारत के 30,000 जवानों के आगे मुट्ठी भर पुर्तगीज का टिक पाना नामुमकिन था। इंडियन आर्मी की कमान 50th पैराशूट ब्रिगेड के ब्रिगेडियर सगत सिंह के हाथों में थी।
सगत सिंह और उनके साथी तेजी से कैपिटल पंजिम की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि पुर्तगालियों ने पुल उड़ा दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, लेकिन जवानों ने तैरकर नदी पार की और 24 घंटों के भीतर ही उन्होंने पंजिम को घेर लिया। पंजिम रिहायशी इलाका था, आम लोग ना मारे जाए इसलिए आर्मी ने रात को हमला नहीं किया, जिस वजह से पुर्तगालियों को भागने का मौका मिल गया। हुआ यूं कि दिन में एयरफोर्स के हमले के कारण डेबोलिन रनवे पर जो गड्ढे बने थे, पुर्तगालियों ने उन्हें रातों रात रिपेयर किया और 2 एयरक्राफ्ट में अपने बीवी बच्चों और सरकारी दस्तावेजों को भरकर लिस्बन भेज दिया। इधर एयरफोर्स ने जो पर्चे बरसाए थे, उससे गोवा के लोगों को इंडियन आर्मी के आने की खबर मिल चुकी थी। उन्होंने आर्मी को पुर्तगालियों की माइंस के बारे में बताया, जिन्हें डिफ्यूज करके आर्मी के जवान पंजिम के अंदर एंटर कर जाते हैं। यहां घुसते ही उन्होंने देखा कि पुर्तगाली सैनिक अपने कपड़े उतार कर खड़े थे ताकि इंडियन आर्मी उन्हें शूट ना कर दे। अपने सैनिकों को बचाने के लिए गोवा के पुर्तगीज गवर्नर जनरल मेजर जनरल सिल्वा वास्को डिगामा पहुंचे और सरेंडर कर दिया। उनके साथ उनके 3307 फौजियों ने भी घुटने टेक दिए और महज 36 घंटों में भारत ने गोवा को आजाद करा लिया। गोवा के लोग जितने खुश थे, पुर्तगाल में भारत के इस कदम को लेकर उतना ही गुस्सा था, क्योंकि गोवा में पुर्तगाल और भारत की जंग को लेकर सालाजार की सरकार ने लोगों का खूब ब्रेन वॉश कर रखा था। हर दिन पुर्तगाल के अखबारों में पुर्तगीज आर्मी की बहादुरी और भारत की हार के झूठे किस्से छापे जाते। गोवा को पुर्तगाल का इंटीग्रल पार्ट बताया जाता। यही कारण था कि जब गोवा आजाद हुआ तो पुर्तगाल में मातम पसर गया। 2 सालों तक वहां लोगों ने क्रिसमस नहीं मनाया और 5 महीने बाद जब जनरल सिल्वा और उनके साथियों को पुर्तगाल वापस भेजा गया तो उन्हें डरपोक और देशद्रोही कहकर उनकी इंसल्ट की गई। जनरल सिल्वा समेत कई अफसरों को सेना से निकाल दिया गया और ब्रिगेडियर सगत सिंह पर $10,000 का इनाम रख दिया। इस बारे में मेजर जनरल वीके सिंह एक दिलचस्प किस्से में बताते हैं कि ब्रिगेडियर सगत सिंह गोवा के एक होटल में सिविल ड्रेस में आए, जहां कुछ अमेरिकी टूरिस्ट उन्हें घूर रहे थे। कुछ देर बाद उनमें से एक शख्स ने उन्हें पूछा कि क्या आप ब्रिगेडियर सगत सिंह हैं? उन्होंने कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तब उस शख्स ने कहा, हम अभी पुर्तगाल से आ रहे हैं, वहां जगह जगह आपके पोस्टर लगे हुए हैं, उन पर लिखा है कि जो आपको पकड़कर लाएगा उसे $10,000 मिलेंगे। ब्रिगेडियर सगत सिंह ने हंसते हुए कहा, अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चलूं। अमेरिकी पर्यटक ने हंसते हुए जवाब दिया, अब हम पुर्तगाल वापस नहीं जा रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन में पुर्तगाल के 30 और भारत के 22 जवान शहीद हुए। इस तरह से 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव भारत का हिस्सा बने। आज भी 19 दिसंबर को गोवा के लोग अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। 30 मई 1987 को गोवा को स्टेट और दमन एंड दीव को यूटी बना दिया गया। सालाजार के जाने के बाद भारत और पुर्तगाल के रिश्ते भी सुधर गए और वक्त के साथ साथ गोवा पार्टी डेस्टिनेशन बन गया। गोवा के पार्टी डेस्टिनेशन बनने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के कई देशों में लोगों को ये लगने लगा कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा और जिंदगी जीने का नाम है। ऐसे लोगों ने ही मिलकर हिपी कल्चर की शुरुआत की। ये ग्रुप्स में रहते, गिटार बजाते, पार्टीज करते और कुछ हिपीज ड्रग्स भी लिया करते थे। गोवा उस वक्त पुर्तगाल का शहर था, इसीलिए ये लोग गोवा घूमने आते। यहाँ की शांति और खूबसूरती के कारण ये कई महीनों तक गोवा में रुकते, पार्टीज करते और जाते जाते अपना गैर जरूरी सामान आधे दामों पर बेच जाते। इनकी वजह से ही गोवा में पार्टी कल्चर आया और इन्हें देखने के लिए आए टूरिस्ट। यही कारण था कि गोवा पार्टीज और टूरिज्म के लिए मशहूर हो गया। लेकिन इन सब के अलावा गोवा में और भी बहुत कुछ है। यहाँ शांता दुर्गा का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ देवी दुर्गा शांत स्वरूप में है। ब्रह्मा जी का मशहूर मंदिर है। सचिन तेंदुलकर के कुल देवता और लता मंगेशकर की कुल देवी का मंदिर भी गोवा में ही है। वहीं ओल्ड गोवा में जॉर्जिया की एक महारानी केतेवन के अवशेष भी मौजूद थे, जिन्हें 1614 में फारस के राजा शाह अब्बास ने कैद करके रखा था। हुआ यूं था कि केतेवन को धर्म बदलकर अब्बास ने अपने हरम में आने के लिए कहा, लेकिन जब केतेवन नहीं मानी तो उनके बच्चों समेत उनका मर्डर करके ईस्ट जॉर्जिया में दफना दिया गया। केतेवन को क्रिश्चियन लोगों ने शहीद और संत की पदवी दी और उनके अवशेषों को 18वीं सदी में गोवा के सेंट अगस्टिन चर्च में लाकर रख दिया।
आजादी के बाद भारत सरकार ने इन्हें जॉर्जिया को वापस लौटाया और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ की बिल्डिंग्स को कंजर्व किया। दोस्तों, गोवा के इतिहास में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले उन हजारों लोगों के नाम को हमेशा याद रखा जाएगा जिन्हें पुर्तगीज ने गोवा, लिस्बन और अंगोला जैसे अफ्रीकी देशों की खतरनाक जेल में बंद करके रखा था। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि भारत में शामिल होने वाला गोवा आखिरी स्टेट नहीं था, क्योंकि अभी भी सिक्किम का विलय होना बाकी था, जिसकी कहानी गोवा से भी ज्यादा दिलचस्प है। सिक्किम के विलय की कहानी हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही ये बताना ना भूले कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।